नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। यहां पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पे पीआईएल फाइल करी गई है कि जज साहब हमारे जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, यानी कि जो दो स्पेसिफिक स्टेट्स ने क्या करा है कि अपनी एक कमेटी फॉर्म करी है कि हम जो है अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर रहेंगे। तो यहां पे एक स्टेट है हमारी गुजरात, दूसरी स्टेट है हमारी उत्तराखंड। तो यहां पे जो ये दो स्टेट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बिल्कुल ठान लिया है और यहां पे कमेटी बनाई है। तो इसी बात को चैलेंज करते हुए यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन एक पीआईएल फाइल हुई है कि ऑनरेबल जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, कि ये जो पर्टिकुलर दो स्टेट्स हैं जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पे लेने आने के लिए कमिटीज का गठन कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पे एज पर द सुप्रीम कोर्ट जज साहब आप इसका संज्ञान लीजिए और ये जो दो स्टेट्स ने अपना गठन करा है कमिटीज का, इसको खत्म करिए और इसको जो है क्वैश कर दीजिए। अब इस केस के अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बेसिस पे इस पिटीशन को खारिज कर दिया है, पीआईएल को डिसमिस कर दिया है कि भाई इसका कोई तुक नहीं है। क्यों? अब यहां पे थोड़ा कानूनी रूप से हम थोड़ी बात को समझते हैं। यहां पे एज पर आर्टिकल नंबर 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे ना एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर सिंपल सी बात ये लिखी हुई है, सीधे शब्दों में आपको बताऊं, ज्यादा कानूनी लैंग्वेज ना समझाते हुए सीधे शब्दों में बात करिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमारे बेनिफिट ऑफ द स्टेट के लिए हमें ये कमेटी का गठन करना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल गठन कर सकती है। अब ये भले ही वो गुजरात स्टेट ने जैसे भी अपना गठन करा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमिटी फॉर द फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन देयर स्टेट, तो ये एज पर आर्टिकल नंबर 162 बिल्कुल वैलिड है। दूसरी बात करें उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड ने भी अपना गठन करा है, स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर ये कमेटी का गठन करा, ये बिल्कुल सही है। तो एज पर द लॉ आप पीआईएल फाइल करके आप ये एलिगेशंस या इसको रुकवाने के लिए आप यहां पे पीआईएल आपकी कोई भी लाए नहीं करती है और यहां पे कोई भी तुक नहीं बनता है कि आप इसको पीआईएल फाइल करके चैलेंज करो कि जो कमेटी गठन करी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटीज का करा गया है वो जो है अल्ट्रा वायरस है कोर्ट से, कि भाई कोर्ट से भी मतलब जितनी पावर दी गई है यहां पे स्टेट गवर्नमेंट उससे बाहर जाके काम कर रही है, ऐसा नहीं है क्योंकि आर्टिकल नंबर 162 के अंदर साफ इंडिकेट करा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी गलत नहीं है। अब इस केस के अंदर यहां पर जो पर्टिकुलर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पिटिशनर साहब से जो पीआईएल फाइल जिन्होंने करी थी उन्होंने मांगा था कि भाई चलो ठीक है ये गठन कर भी लिया, अब ऑब्वियसली तुम्हारा पीआईएल लाई करती नहीं है, तो इसके अंदर गलत क्या है? तो यहां पे आप लोगों से भी एक मेरा क्वेश्चन यहां पे सेम अराइज होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप कितना समझते हो, क्या बात मानते हो, मतलब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कितने लोग इस बारे में जानते होंगे? आर्टिकल नंबर 44 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे बोला हुआ है कि भाई शादी के जो भी मैट्रिमोनियल हमारे प्रोविजंस होते हैं उसके लिए एक समान प्रोविजन होना चाहिए, साथ ही में हर किसी का अपना अपना धर्म का भी प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन अगर हम मैरिज की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, सक्सेशन की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो ये सब प्रोविजंस के लिए ना एक समान कानून होना चाहिए। किसी धर्म में बोला हुआ है कि शादी करने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, किसी धर्म में बोला हुआ है कि शादी करने का हमारे धर्म में जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, किसी धर्म में बोला हुआ है कि अडॉप्शन करना हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, किसी धर्म में बोला हुआ है कि अडॉप्शन करना हमारे धर्म में अलाउड है लेकिन ये एज ग्रुप होना चाहिए, किसी धर्म में बोला हुआ है कि सक्सेशन के ये प्रोविजंस होते हैं, किसी धर्म में बोला हुआ है कि ये प्रोविजन सक्सेशन में अलाउड नहीं होते। तो ऐसे जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो चीजें, एक तरीके से फॉर्मलाइज तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से चीजों को हम अपने इंडिया के अंदर चला पाए, इसीलिए यहां पे आर्टिकल नंबर 44 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमारा आर्टिकल बना है इसको भी डाला गया था कि जब एक टाइम आएगा जहां पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम जो है इसको बना सकते हैं। और यहां पे आर्टिकल नंबर 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यहां पे पर्टिकुलरली जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास पूरी पावर्स हैं, वो ऐसा कर भी सकती है, जो कि करा है। तो अब इस केस के अंदर यहाँ पे, और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 5 भी चेक करेंगे, वहां पे भी उन्होंने ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके द्वारा जब ये पिटीशन की सुनवाई करी जा रही थी तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई वहां पे भी तो रूल है, वहां पे भी तो पावर है, तो किस बेसिस पे तुम ये कह रहे हो कि ये जो अल्ट्रा वायरस है और यहाँ पे अपनी पावर से बाहर जाके काम करी जा रही है, जो कि गलत है, ठीक है। लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर जो हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी जी, इन्होंने एक अपनी स्टेट के अंदर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉर्म करने के लिए एक कमेटी बिठाई थी, ठीक है, और कमेटी के अंदर हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एक लीड जो हेड होते हैं उनको बनाया गया था। उनका नाम था
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कि वो एग्जामिन करे कि भाई कौन कौन से हमारे रेलेवेंट पर्सनल लॉ के प्रोविजंस है जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में जोड़ सकते हैं अपनी स्टेट के अंदर, जो कि हमारा फायदा रहेगा। स्पेसिफिकली इनका मेन, मेरे हिसाब से जो मेन चल रहा है, कोर्ट ने मांग करी है यूनिफॉर्म ग्राउंड्स क्या है, क्या प्रोसीजर तुम डिवोर्स के लिए लेके आओगे, क्या यूनिफॉर्म प्रोसीजर तुम एडॉप्शन के लिए लेके आओगे, गार्जियनशिप के लिए लेके आओगे अमंग ऑल द कमिटीज अक्रॉस द कंट्री। और साथ ही में यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट ने भी अपोज करा है कि ये जो पीआईएल फाइल करी है बिल्कुल बेकार है भाई, इसको अमान्य डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना अधिकार है और एज पर द लॉ भी यहाँ पे अधिकार है एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर एज पर आर्टिकल नंबर 162, आर्टिकल नंबर 45, तो ये सब प्रोविजंस और कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री नंबर 5 के तहत। तो आपको क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि एक बारी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आ जाएगा तो कितना बेनिफिशियल रहेगा। और अभी करंटली अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कोई प्रोविजन है हमारे कानून के अंदर, अभी मेरे दिमाग में एक प्रोविजन आया है, आई होप आपके दिमाग में भी आया होगा। एज पर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी ऑफ अवर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 हमारा जो होता है, यहां पे आपने अगर प्रोविजन पढ़ोगे कि आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, मुस्लिम धर्म से, पारसी धर्म से, जीव धर्म से, XYZ कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अगर शादीशुदा हो, आपका हस्बैंड एंड वाइफ, आप ऐसा अपनी शादीशुदा जीवन जी रहे हो, लेकिन वाइफ को जो है मेंटेनेंस हस्बैंड जो है पे नहीं करता है, ठीक है, हस्बैंड के पास सफिशिएंट पैसा है लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को पैसा नहीं देता है मेंटेनेंस का, तो यहां पे वाइफ कोई भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, डजंट मैटर, irrespective of the religion, wife can claim maintenance from her husband by the virtue of section number 125 of the CRPC। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी बात है भाई। देखो ये सेक्शन 125 भी तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो धर्म के ऊपर बेस नहीं करता। अब यही अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में हमारे जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसका प्रोसीजर अलग है, उसका फाइल करने का तरीका अलग है। वहां पे बोला हुआ है ना कि भाई अगर एज पर सेक्शन नंबर 24 की बात करें, 25 की बात करें, ठीक है, जो मेंटेनेंस के प्रोविजन हमारे को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर बताए हुए हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, सीधी सी बात ये बोली है कि भाई कोई भी महिला जो हिंदू है वो ही केवल एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, ठीक है। और यहां पे जो है हिंदू लॉ के अंदर जो हमारा मेंटेनेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक एब्सोल्यूट राइट बता रखा है कि वहां पे हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस हो या ना हो, उसकी एक ड्यूटी बना रखी है कि भाई आप एक शादीशुदा जीवन में आए हो तो आपको तो अपना निभाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते भैया मेरे पे तो पैसे नहीं है तो अपनी मेंटेनेंस अपनी वाइफ को कैसे पालू पोसूं, पालन पोषण में कैसे करूं, तो यहां पे हस्बैंड की ड्यूटी बना रखी है। लेकिन 125 की बात करिए जाए, वहां पे कोई धर्म से मामला नहीं करा हुआ, कोई भी धर्म के हो आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, डाल सकते हो और अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो मेरी नजर में ये भी तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन माना गया है एज पर 125 ऑफ द सीआरपीसी। आप कितना एग्री करते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और ऐसी डेली बेसिस पे मैं आपको पता है नए नए टॉपिक्स लेके आता हूं, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जो होता है यूट्यूब का वो ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जो पॉइंट मैंने आपसे पूछा है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।